इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक बार बता दीजिए स्क्रीन और वॉइस क्लियर है या नहीं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ओबीसी। आशी जी, अभय, रश्मि जी, एक बार बताइए वॉइस आ रही है मेरी, आप लोगों तक पहुंच रही है वॉइस? चलो अदर स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप लोगों का मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए, स्टाफ नर्स के लिए बैच स्टार्ट किया गया है। उसके अंदर आपका जितना जल्दी हो सकेगा आप लोगों का सिलेबस कवर करवाया जाएगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस ली जाएंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब कवर किए जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझाया जाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक और पेन को लेके बैठे। वॉइस इको हो रही है। चलो अभी बताओ एक बार, वॉइस अभी सही है? देखो नोट्स आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएंगे, बट मेरी एक एडवाइस है, अगर आप लोगों को अपनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो नोट्स आप अपने खुद से बनाएं, हैंड रिटन नोट्स। तो जो भी आपकी क्लास हो रही है अपनी नोटबुक साथ लेके बैठे, ताकि आप लोग साथ के साथ नोट्स बना पाए। अभी भी हो रही है? अभी बताना एक बार, अभी ठीक है वॉइस? वॉइस अभी क्लियर आ रही है? चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से कि ओबीसी होता क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या टॉपिक है जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी ओबीसी के रिगार्डिंग। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाएं आप लोगों के, और जब एग्जाम टाइम आए तो आप इन्हीं नोट्स को रिवाइज कर पाए। चलो कोई भी इश्यू हो स्क्रीन से रिलेटेड या फिर वॉइस से रिलेटेड, आप इन बिटवीन क्लास आप कभी भी मैसेज ड्रॉप कर देना। फिर से होने लगी। चलो ठीक है, अगर दोबारा हो तो मुझे बता देना। तो स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका ओबीसी। ओबीसी के नाम में ही दो सब चीजें इंक्लूड हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। दो वर्ड्स आते हैं इसके अंदर, ओबीसी के अंदर, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। जी से होता है गायनेकोलॉजी। इस सब्जेक्ट को समझने से पहले हमें इसकी जो टर्म है उसी को समझना पड़ेगा कि ऑब्स्टेट्रिक का मतलब क्या होता है और गायनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को आगे प्रोसीड करेंगे। वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देखेंगे। तो आपके सामने जो सबसे पहले ओबीसी से रिलेटेड एक टर्म आई हुई है, मिडवाइफरी। अब ये मिडवाइफरी की आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है स्टाफ नर्स के अंदर कि मिडवाइफरी होता क्या है। एक डेफिनेशन दी होगी, आपसे पूछेंगे कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। अब मिडवाइफरी क्या होता है उससे समझने से पहले ओबीजी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ओबीजी के अंदर हम क्या होती है, दिस इज द साइंस ऑफ वुमेन।
इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, वुमेन्स के बारे में, वुमेन्स के जो पर्सनल अंग हैं उनके बारे में, गर्भावस्था के बारे में, और गर्भावस्था से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके एक इंपॉर्टेंट टर्म बनती है, दैट इज द मिडवाइफरी। तो दोनों लैंग्वेज में है आप लोगों के लिए मिडवाइफरी की डेफिनेशन। तो मिडवाइफरी एक्चुअली होता क्या है, एक ऐसी साइंस होती है, एक ऐसा विज्ञान होता है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि गर्भावस्था क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है, चाइल्ड बर्थ क्या होता है, बच्चे के जन्म के समय क्या क्या दिक्कत आती है, कैसे बच्चे का जन्म होता है, क्या प्रोसेस होती है, और बच्चे के जन्म के पश्चात हम माँ की और बच्चे की दोनों की कैसे देखभाल करते हैं। ये सब जो चीजें हम पढ़ेंगे वो किसके अंदर आता है, मिडवाइफरी के अंदर आता है। एक सिंपल सी जो डेफिनेशन बनती है कि क्या होती है, कि हेल्थ साइंस होती है, मतलब क्या है, स्वास्थ्य विज्ञान है, या फिर हेल्थ प्रोफेशन है, जिसके अंदर हम क्या डील करते हैं कि प्रेगनेंसी क्या होती है, गर्भावस्था क्या होती है, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया, और उसके जन्म के बाद पोस्टमार्टम पीरियड, मतलब जन्म के पश्चात जो पीरियड होता है उसमें हम मदर की और बच्चे की कैसे केयर कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में। इसके अलावा ये चीजें तो हम स्टडी करते हैं मिडवाइफरी के अंदर। इसके अलावा हम क्या स्टडी करते हैं कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो प्रजनन अंग है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्या फंक्शंस होते हैं और क्या क्या बीमारियां होती हैं, उन सब की जो स्टडी करना वो किसके अंदर आता है, मिडवाइफरी के अंदर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी विज्ञान जिसके अंदर हम गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और उसके बाद के समय को जब अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडवाइफरी। अब इन सब चीजों को करने के लिए एक पर्सन होता है, एक प्रोफेशनल होता है जो इन सब काम को करती है। वो क्या होती है, जिनको हम जनाई या फिर दाई बोलते हैं। अब उनको क्या बोलते हैं, मिडवाइफ। एक यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि मिडवाइफ क्या होता है, और मिडवाइफ के फंक्शन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपसे पूछ लेते हैं कि मिडवाइफ का काम क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन में से ही काम निकालने हैं कि मिडवाइफ का क्या काम होता है। जब एक महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे उसकी हेल्प करना, बच्चे का जन्म होता है तब उसकी मदद करना, और उसके बाद बच्चे के जन्म के बाद माँ और बच्चे दोनों की देखभाल करना, वो किसका काम होता है, मिडवाइफ का काम होता है। तो यहां से आपकी 2 डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि मिडवाइफरी क्या होता है और मिडवाइफ क्या होता है। मनीषा जी, जो मैं आपको सब्जेक्ट करवाऊंगी डेट इज द मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। अभी भी वॉइस सीखो हो रही है। रश्मि जी, जो मेरी क्लासेज है वो तो डिजिटल बोर्ड पे नहीं होंगी। आई थिंक जो सर क्लासेस लेंगी वो डिजिटल बोर्ड पे होंगे। तो अभी भी वॉइस डबल आ रही है क्या? मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट करवा रही हूँ डेट इज द मिडवाइफरी, ओबीजी बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर नहीं आ रही है बहुत अच्छी बात है, वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास। ओके, तो आप लोग अपना नोटबुक लेके बैठ जाएं, पेन लेके बैठ जाएं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सब नोट डाउन कर लीजिए, राइट कर लीजिए, ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, कहीं भी वॉइस ब्रेक हो रही हो, कोई भी इश्यू हो, नेटवर्क इश्यू हो, तो प्लीज आप बताएं ताकि नेक्स्ट क्लास तक हम इम्प्रूव कर पाए। चलो, अब आप लोगों की यहाँ से 2 डेफिनेशन क्लियर है। फर्स्ट वन इज द मिडवाइफरी क्या होता है, और दूसरा क्या क्लियर है आपके पास कि मिडवाइफ किसे बोलते हैं। जो दाई का काम करने वाली जो फीमेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडवाइफ बोलते हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए, और मिडवाइफ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मिडवाइफरी, मिडवाइफरी एक सब्जेक्ट होता है, एक साइंस होती है जिसके अंदर हम इन सब चीजों से डील करते हैं। और मिडवाइफ कौन होता है, इन सबको काम करने के लिए जो महिला होती है, जिनको हम दाई बोलते हैं, उसको हम मिडवाइफ बोलते हैं। चलो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी आती है, जो आपको पता होना चाहिए, 2 इंपॉर्टेंट टर्म,
कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी क्या होती है। सब्जेक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि ओबीजी क्या होती है। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी दो चीजों से मिलके बनती है। मतलब इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो नॉर्मल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रिगार्डिंग, एक प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये दो टर्म्स आती है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑब्स्टेट्रिक क्या होती है, गायनेकोलॉजी क्या होती है। सिंपल सा, जब आपके दिमाग में ओबीजी आए तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि साइंस ऑफ द फीमेल। ओबीजी इज द साइंस ऑफ फीमेल। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी फीमेल्स होती है, महिलाएं होती हैं, उनसे जितने भी पर्सनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, अंग होते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है और प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। चलो ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट दो टर्म्स देखते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी क्या होती है। अब ऑब्स्टेट्रिक के अंदर क्या आता है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है, गर्भावस्था और गर्भावस्था से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस है। अब हम बात करेंगे कंडीशंस क्या क्या है। हम सारी कंडीशंस को वन बाय वन डील करेंगे जब हम इस सब्जेक्ट को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ऑब्स्टेट्रिकल क्या होती है। ठीक है, ऐसी साइंस जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, डील्स विद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से डील करती है एंड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनसे डील करती है। साथ के साथ आप अगर नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप जब भी क्लास खत्म हो उसके बाद आप क्या कर सके, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। जितनी आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे क्लास के साथ साथ, जितने भी आपके क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं सबको आप साथ के साथ सोल्व करो, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाए। अब यहाँ से डेफिनेशन के अलावा एक क्वेश्चन और बनता है ऑब्स्टेट्रिकल से, कि इसमें हम क्या करते हैं, गर्भावस्था और गर्भावस्था से रिलेटेड जितनी भी कंडीशन होती है उनकी हम स्टडी करते हैं। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो आप लोगों ने सुना होगा गर्भपात या फिर अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है, मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है जो महिलाओं के अंदर देखने को मिलती है, फीमेल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि फिर गायनेकोलॉजी क्या होती है। हमने प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशंस तो हमने ऑब्स्टेट्रिक के अंदर पढ़ लिया, तो अब गायनेकोलॉजी क्या होती है। अब गायनेकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी पर्सनल अंग हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एक्सटर्नल जो बाहर से दिखते हैं हमें, और जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनसे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी स्टडी करना, दैट इज गायनेकोलॉजी। तो चलो गायनेकोलॉजी देखते हैं। आप लोग मुझे एक बार बता दीजिएगा कि ज्यादा हिंदी यूज करनी है या फिर ज्यादा इंग्लिश यूज करनी है। उसके अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं है, हम दोनों लैंग्वेज में क्लास ले लेंगे, बट आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो प्रायोरिटी है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या फिर लाउड आ रही है, ब्लर्ड आ रही है, कैसा इश्यू आ रहा है? एक्चुअली आना तो नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चल रही हैं इसी माइक से। कोमल जी, एक बार आप मुझे ये बताइए, आप सभी स्टूडेंट्स, कि वॉइस में किस टाइप की दिक्कत आ रही है, तभी हम उसको नेक्स्ट क्लास तक करेक्ट कर पाएंगे। एक तो वॉइस क्लियर ही नहीं आ रही है, या फिर डबल वॉइस आ रही है, या फिर बहुत ही लाउड वॉइस आ रही है, क्या सिस्टम है? कोमल जी, रश्मि जी, अदर स्टूडेंट्स जितने भी हैं क्लास में, देखो क्लास को ऐसे क्लास की तरह मत लो, एक जनरल डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग समझ पाओगे। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट में भी, टॉपिक में भी कुछ भी डाउट हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, वहीं पे रोक लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना इंपॉर्टेंट है। तो क्लास में थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट करें, दोनों साइड से डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और मैं बता रही हूँ आप लोगों को। कोमल जी, रश्मि जी, एक बार रेस्पॉन्ड करें आप लोग।
चलो आगे चलते हैं, कोई भी दिक्कत तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास तक हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम बात कर रहे थे कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी होती क्या है। तो ऑब्स्टेट्रिक में हमने देख लिया कि जितनी भी गर्भावस्था और गर्भावस्था से रिलेटेड जितनी भी हम कंडीशंस पढ़ेंगे, वो चीज हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर। और उसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो कंडीशन देखने को मिलती है वो है गर्भपात की, अबॉर्शन की जो कंडीशन होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमनली कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, कौन सी बीमारी जो है, कौन सी कंडीशन जो है महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलती है, तो अबॉर्शन वाली। अब हम बात करते हैं गायनेकोलॉजी की। तो गायनेकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी प्रजनन अंग होते हैं उनके बारे में, और उनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, किसके अंदर, गायनेकोलॉजी के अंदर। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, ठीक है, रिलेटेड जितनी भी डिजीज कंडीशंस हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो होती है गायनेकोलॉजी। और जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिल रही थी, अबॉर्शन की, ऐसे ही गायनेकोलॉजी के अंदर मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर, दैट इज द डिस्मेनोरिया। ठीक है, पीरियड्स के टाइम पे उनको क्या होता है, पेन होता है। तो ये जो कंडीशन है वो सबसे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, डिस्मेनोरिया की कंडीशन। ठीक है, जब माहिवारी आती है उस टाइम पे महिलाओं को क्या होता है, फीमेल्स को क्या होता है, दर्द होता है, पेन होता है। वो कंडीशन क्या होती है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। तो दोनों कंडीशन, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी, आपको पता होना चाहिए। और कौन सी मोस्ट कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है इसके अंदर। अब एक टर्म और पूछी जाती है आप लोगों के एग्जाम में कि एंड्रोलॉजी क्या होती है। अभी तो हमने पूरा सिस्टम देखा, फीमेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब एक मेल्स के बारे में स्टडी जो करते हैं, मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के रिगार्डिंग जो स्टडी होती है, प्रजनन अंग। ठीक है, महिलाओं के अलावा अगर हम पुरुषों की बात करें, मेल्स के अंदर हम बात करें, तो वो कौन सी स्टडी होती है, एंड्रोलॉजी। ठीक है, मेल्स के रिगार्डिंग हमें स्टडी करनी हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में स्टडी करना, वो किसके अंदर आता है, एंड्रोलॉजी के अंदर। एंड एसोसिएटेड जितनी भी डिजीज हैं उनसे रिलेटेड। तो ये 5-4 टर्म्स हैं जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किस सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या हमें देखना है आगे चल के। अभी वो इस क्लियर है क्या? देखो, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्लास स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, तो भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है ना। आप लोगों के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम क्या करना है, आप लोगों को देना है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैम हिंदी में ज्यादा बताना चाहिए, तो वो भी आप लोग बता सकते हो। कोई भी आप संकोच ना रखें, जैसा भी आप बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। और मेन चीज, जहां आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप वहीं पे कमेंट डालिए कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हम उस चीज को दोबारा डिस्कस करेंगे। और जैसे आज मैंने क्लास ली है, ठीक है किशन जी, ठीक है, बिल्कुल हिंदी में बताएंगे। लेकिन कुछ चीजें जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है, हिंदी में बता देंगे। कुछ मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, वो मैं हिंदी में बता भी रही हूँ। बट जैसे कुछ टर्म्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही देखनी है, कि गायनेकोलॉजी क्या होती है, एंड्रोलॉजी क्या होती है। वो चीजें जहां पे हिंदी होगी मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आज की क्लास खत्म हो अपनी, आप अपना शेड्यूल बनाएं, ठीक है, आज की क्लास को रिवाइज करें। अगर आपको लग रहा है कि आज की क्लास में मुझे ऐसी कुछ चीज जो नहीं समझ में आई हो, इसी सब्जेक्ट की नहीं, मैं हर सब्जेक्ट की बता रही हूँ, अगर आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो अपना क्या करो, क्लास को रिवाइज करो सेम दिन। और उसके बाद नेक्स्ट डे पूछो कि मैम कल की क्लास में मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हमें कुछ बेसिक चीजें पता होगी कि हम इस सब्जेक्ट में क्या देखेंगे, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है, गर्भावस्था या गर्भावस्था में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, उन सब चीजों की स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रेगनेंसी के अंदर चेंजेस आते हैं, क्या क्या एक महिला में गर्भावस्था के टाइम पे चेंजेस आते हैं, और कैसे हम उसको प्रसव के दौरान हम उसको क्या कर सकते हैं, उन चीजों को हम देखभाल कर सकते हैं, कैसे माँ की देखभाल करेंगे, कैसे बच्चे की देखभाल करेंगे, वो सब चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। इन सब चीजों को पढ़ने के लिए अब हमें पता होना चाहिए
कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, क्योंकि देखो पूरी ओबीजी जो आज हम सब्जेक्ट देख रहे हैं उस सारे सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, जितनी भी हम कंडीशन देखेंगे किससे देखेंगे कि प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बेबी का ग्रोथ होगा, जब बच्चा है वो क्या होगा, बच्चा बड़ा होगा, पलेगा यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, तो वो सब चीजें किसके अंदर होंगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर है। गर्भाशय भी क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। यूट्रस जो होता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो पता होना चाहिए हमें बेसिक कि क्या क्या होते हैं मादा प्रजनन तंत्र के अंदर, क्या क्या चीजें आती है। तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है, बाहर से देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। अब हम हिंदी में भी देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो अंदर होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते बाहर से, उनको बोलते हैं हम इंटरनल। और कुछ ऐसे जरूरी अंग होते हैं जो ओबीजी सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, जिसके अंदर क्या आती है, ब्रेस्ट आती है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सतन, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डीपली देखेंगे कि एक्सटर्नल प्रजनन तंत्र कौन से होते हैं, मतलब बाहर से हमें कौन कौन से ऑर्गन दिखाई देते हैं एक महिला के अंदर, और कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, प्रजनन तंत्र होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो चलो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल से, कि जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। तो बाहर से हमें क्या क्या ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, क्या क्या तंत्र दिखाई देते हैं, प्रजनन तंत्र। अब इन सब का जो नाम है वो आपको याद रखना है। मैं विद डायग्राम आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगी, बट याद क्या करना है आपको, करना है कि बाहर से हमें एक महिला के अंदर कौन कौन से प्रजनन तंत्र दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो दिखाई देता है मोन्स प्यूबिस होता है, लेबियम मेजोरा होता है, लेबियम माइनोरा होता है, क्लीटोरिस होती है, वेस्टिब्यूल और पेरिनियम। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, जो बाहरी प्रजनन तंत्र होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है वल्वा, इसके नाम से हम जानते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है आपको, यहाँ से सिंपल सी चीज पूछी जाती है कि एक महिला के अंदर जो ऑर्गन्स प्रजनन अंग हमें बाहर से दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। चलो अभी इनको देखते हैं, एक एक को देखते हैं कि कैसे होता है डायग्राम की हेल्प से। तो आप लोगों के सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से देखो, ये ऑर्गन जितने भी प्रजनन अंग है ये हमें क्या होते हैं, एक महिला के अंदर बाहर से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनरिस बोलते हैं, जिसपे क्या होते हैं, हेयर ग्रोथ होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है। ये हेयर ग्रोथ कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, ट्रायंगल जैसी होती है, बट वो ट्रायंगल कैसा होता है, उल्टा होता है। ट्रायंगल ऐसे होता है यूजुअली, लेकिन इसमें क्या है, हेयर ग्रोथ कैसी होती है, हमें ट्रायंगुलर शेप की होती है, और जो ट्रायंगल होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो सबसे पहले आप लोगों से एक चीज पूछी जाती है कि महिला के अंदर जो बाहर से हमें ऑर्गन दिखाई देते हैं प्रजनन तंत्र, उसमें जो हेयरी एरिया होता है वो कौन सा ऑर्गन होता है, तो वो कौन सा होता है जिसपे हेयर्स की ग्रोथ होती है, वो मोन्स वेनरिस होता है। तो ये ज्यादा डीपली नहीं जाना, बस आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे लोगों से पूछा जाता है कि 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से पूछेंगे कि कौन सा भारी ऑर्गन नहीं है। तो अब आपको पता होगा कि कौन से हैं, तभी आप जवाब दे पाओगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो आपको हेयरी एरिया दिख रहा है फीमेल्स के अंदर, उसको बोलते हैं मोन्स वेनरिस। उसके बाद जो अगला जो ऑर्गन आता है दैट इज द लेबियम मेजोरा। अब जो आपको ये दिख रहा है, डायग्राम बना लो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, मैं जो रेड से कर रही हूं, वो वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है दैट इज द लेबियम मेजोरा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है। अब इसके अंदर मेजोरा मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेबियम मेजोरा। अब बात करते हैं इसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं हम लेबियम माइनोरा। माइनोरा मतलब माइनर जो होता है छोटा, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है छोटे वाला, उसको बोलते हैं हम लेबियम माइनोरा। जो मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं दैट इज द लेबिया माइनोरा। अब उसके अंदर जो होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल के अंदर जो आपको ये एरिया दिख रहा है, अब बचा हुआ एरिया, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अब जो बचा हुआ एरिया बच रहा है ना, आपको दिख रहा है बीच में, ये एरिया जो होता है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब इसके अंदर होता है,
वजाइना जिसको हम योनि बोलते हैं, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये क्या होता है? वजाइना, जिसको हम क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं, जहां से बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। तो ये सब क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रजनन अंग है जो हमें एक महिला के अंदर बाहर से दिखाई देते हैं। अब उसके अलावा एक चीज और भी याद रखनी है, जो पेरिनियम एरिया है, ठीक है, ये जो एनस होता है और यहाँ पे जो वजाइना होती है, उसके बीच में जो एरिया होता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पेरिनियल एरिया। जब बच्चे का जन्म होता है तो महिला में क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं प्रजनन, वहां पे एक चीरा लगाया जाता है, मतलब कट लगाया जाता है। तो वो कौन से एरिया पे लगाया जाता है? पेरिनियम एरिया पे। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे क्या, बच्चे का सर जो होता है उसको बाहर निकालने के लिए, अब देखो यहाँ से वजाइना से बच्चे को सर को बाहर निकालना योनि से, तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा, ताकि बच्चे का जन्म आराम से हो जाए। वो हम बाद में देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस सिंपल सा मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि पता हो कि इस एरिया में हम कट लगाते हैं, पेरिनियम एरिया में, ठीक है। जो चीरा लगाते हैं वो कौन से एरिया में लगाते हैं? इस पेरिनियम एरिया में। तो ये कुछ क्या है कि बाहर से हमें ऑर्गन्स दिखाई देते, प्रजनन अंग दिखाई देते एक महिला के अंदर। तो यहां तक कोई भी चीज समझ में ना आई हो? ये 5-4 ऑर्गन्स के नाम याद रखने हैं आपको। सबसे पहले होता है जहां पे आपको हेयर्स ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं मोन्स वेनेरिस या मोन्स प्यूबिस। अगर बहुत ज्यादा डीपली याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑप्शंस में से आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन सा जो ऑर्गन है वो बाहरी प्रजनन तंत्र में आता है। तो अब आपको नाम पता होगा बच्चों, तभी आप बता पाओगे कि कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता। तो यहां तक कोई भी डाउट हो? आशी जी, कोमल जी, रश्मि जी, किशन जी, कृष्णा कुमार जी। ये तो कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं एक महिला के अंदर। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर हमें दिखाई नहीं देते। जहां पे क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भावस्था के टाइम पे, वहां पे क्या होता है, बच्चा पलता है, जिसको हम वोम्ब बोलते हैं, ठीक है, गर्भाशय में। तो वो सब चीजें हम देखेंगे, कौन कौन सी सिस्टम है, कौन कौन से अंग है जो अंदर होते हैं एक महिला के अंदर। तो यहां तक मुझे बताओ, यहां तक आप लोगों को समझ आया? तभी हम आगे चलेंगे। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, इनएक्टिव नहीं होना, आराम से रिलैक्स हो, जैसे आप अपनी क्लास जिस तरीके से आप समझना चाह रहे हो उस तरीके से आप समझे, बट समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं सोचना कि हम ऐसा पूछेंगे या नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, ठीक है। आप पूछो, जहां पे दिक्कत आ रही है वहां पूछो, क्योंकि स्टार्टिंग समझ में नहीं आई, आगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को सिर्फ नाम बोलूंगी, ठीक है, कि पेरिनियल एरिया, उसमें हम कट लगाएंगे, ठीक है। योनि क्या होती है, तो आपको वहां से समझना पड़ेगा कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि योनि कहाँ पे होती है। तो इसलिए मैं आज इतना आराम से आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखें, ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए। चलो कोई नहीं, कोई भी दिक्कत आए आप लोग मुझे बताओ। अब आगे देखते हैं। ये तो ऐसे ऑर्गन्स थे जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अंग जो महिला के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ओबीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिर्फ आपको क्या है, नाम याद रखने हैं, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा डीप, कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद रखो, ताकि आपको पता हो कि बाहर वाले ऑर्गन्स कौन से होते हैं और अंदर वाले ऑर्गन्स कौन से होते हैं। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये नाम छोड़ो, आप पहले आप डायग्राम देखो, ठीक है। डायग्राम से आपको एक चीज समझनी की होते कहां पे है। ये आगे आपको दिख रहा है ब्लैडर, ठीक है, जिसको हम मूत्राशय बोलते हैं, वो है। अब हमें देखना है कि हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो प्रजनन अंग है जो अंदर होते हैं, देखो जो अभी तक मैंने बात की ना बाहर होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं। अब अंदर देखो क्या क्या है। अंदर आपको ये दिख रहा है डायग्राम, ये आपको एक नली सी दिख रही है, इसको बोलते हैं वजाइना, योनि बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरा हम क्या देखेंगे, अंदर क्या होता है, सर्विक्स, जो गर्भाशय को और योनि को जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है, सर्विक्स। अब तीसरी चीज हम जो पढ़ेंगे, जहां पे बच्चे का ग्रोथ होता है, बच्चा पलता है 9 महीने के लिए गर्भ के अंदर, उसको बोलते हैं यूट्रस। तो तीसरी चीज हम देखेंगे क्या, यूट्रस क्या होता है। नेक्स्ट हम क्या चीज देखेंगे, जो डिंब वाहिनी, जो नली होती है,
जो फलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं हम उनको, उनके बारे में हम देखेंगे। और जो लास्ट जो स्ट्रक्चर देखेंगे हम, जो अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज द ओवरी, जहां से एग जो होता है, अंडा बनता है, उस हिस्से के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 5 चीजें देखेंगे। ये डायग्राम देखो कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बाहर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, योनि आती है, वजाइना आती है, जहां से बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद क्या आती है, सर्विक्स, जो गर्भाशय को और योनि को दोनों को जोड़ने का काम करता है। देखो बीच में प्रेजेंट है, मतलब जोड़ने का काम करता है। तो ये सब चीजें देखेंगे। अब इस डायग्राम को अगर हम एक सिंपल से तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि ये ऑर्गन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो ये डायग्राम देखो एक बार आप। ऐसे एक महिला के अंदर क्या होता है, अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, अंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अंग होते हैं तो क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहले वजाइना, जिसको हम योनि बोलते हैं। ये होगी सर्विक्स, ग्रीवा बोलते हैं, जो क्या करती है, इस योनि को और इस यूट्रस को, गर्भाशय को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ये होता है गर्भाशय, जहां पे क्या होता है, बच्चा पलता है 9 महीने के लिए, यूट्रस के अंदर होता है। यहाँ पे ये जो होती है फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, डिम्वाइनी जिनको बोलते हैं हम, वो होती हैं। उसके बाद ये होती है ओवरी, जहां पे क्या होता है, एग बनता है। ये एग बन के क्या होता है, यहाँ से आता है गर्भाशय के अंदर, और यहाँ पे क्या बनता है, बच्चा बनता है। तो ये सब चीजें देखेंगे। अब एक एक हम इन ऑर्गन्स को देखेंगे, हिंदी में देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में भी मैं नाम बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको डायग्राम दिखा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहला इन सारे ऑर्गन्स में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके सामने है। नीचे से शुरू करते हैं हम, वजाइना से, यहाँ से बाहर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बाहर वाले ऑर्गन तो हमने देख लिए, जो मैंने डायग्राम में दिखाया आप लोगों को। अब ये क्या है, अंदर है। अंदर भी सबसे पहले हम शुरू करते हैं वजाइना से, जिसको हम बोलते हैं प्रजनन नलिका, मतलब बर्थ कैनाल, जहां से क्या होता है, बच्चे का जन्म। अब देखो बच्चा यहाँ पे पलता है 9 महीने के लिए, अब वो बाहर तो कैसे आएगा, इस वजाइना के थ्रू आएगा, है ना, वजाइना से बाहर आएगा। तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं प्रजनन नलिका, बर्थ कैनाल, या फिर योनि, या फिर वजाइना। अब एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, अगर आप लोग नोटबुक लेके बैठे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से बन जाएगा, जो आप लोगों को नोट डाउन करना है, दैट इज कि बर्थ कैनाल या प्रजनन नलिका कौन से तंत्र को या कौन से अंग को हम बोलते हैं। तो वो कौन, किसको बोलते हैं, योनि को बोलते हैं, वजाइना को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है। अब देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मलाशय और मूत्राशय के बीच में होता है। अब मैंने ऊपर डायग्राम दिखाया आपको, दोबारा से डायग्राम पे चलते हैं। ये डायग्राम देखो, ये तो है मूत्राशय, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैडर बोलते हैं। ये बाउल है, जिसको हम बोलते हैं मलाशय। इन दोनों के बीच में ही है। आप देखो आगे क्या है, मूत्राशय है, पीछे क्या है, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि इसके आगे पीछे कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जो वजाइना होती है, बर्थ कैनाल जिसको बोलते हैं, जहां से बच्चे का जन्म होता है, योनि। तो ये आपको मैंने इसीलिए डायग्राम ऐड किया ताकि आपको समझ में आए कि ये चीजें होती कहाँ पे है। चलो अब बात करते हैं इसके व्यास की, डायमीटर की। तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब इसको समझने के लिए एक बार डायग्राम देखें आप। यहां से देखो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ का डायमीटर तो कम है, व्यास कम है, और यहाँ पे ज्यादा है। तो ऐसा ही होता है, योनि के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसका डायमीटर थोड़ा कम होता है, ऊपर वाला जो होता है, जो गर्भाशय के पास होता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका व्यास कितना होता है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है, आपको पता होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब इसकी लंबाई भी पता होना चाहिए। तो लंबाई जो होती है, आगे वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। अगर नॉर्मली हम इसकी बात करें तो 7 से 12 सेंटीमीटर की होती है। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई, ये तो चौड़ाई थी, देखो 2.5 तो क्या थी, जो हम वजाइना पढ़ रहे हैं, योनि पढ़ रहे हैं, उसकी क्या है, चौड़ाई। अब लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, 7 से 12 सेंटीमीटर, या फिर 3 से 5 इंच, दोनों में याद रखना है आपको। कि क्लास में जितनी भी एक एक लाइन बताई जा रही है, सब क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसलिए सारी चीजें बताई जा रही है। एक बार में याद नहीं हो रहा, आप लिख लीजिए, 2 बार रिवाइज करें, 3 बार रिवाइज करें। अब उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आगे वाली जो दीवार होती है योनि की, उसकी लंबाई कितनी होती है। तो आगे वाले की जो एंटीरियर होती है, आगे वाला जो हिस्सा होता है, उसकी होती है 7 सेंटीमीटर, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, पीछे वाला जो हिस्सा होता है, उसकी कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। तो दोनों याद रखने हैं।
अब ये मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि योनि क्या काम आती है, बच्चे के जन्म के काम आती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के काम आती है। दो चीजों में यहाँ पे फंक्शन पूछे जाते हैं कि योनि का कार्य क्या क्या होता है, तो बच्चे के जन्म के लिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। अब एक चीज होती है महिलाओं के अंदर, जो योनि होती है उसमें जो सीक्रेशंस होती है, ठीक है, उसका पीएच क्या होता है। पीएच जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय पीएच होता है। अब ये एसिडिक पीएच अम्लीय पीएच क्यों होता है, पहली चीज तो देखो आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ से जो सीक्रेशंस होती है, ठीक है, जो पदार्थ बनता है, लिक्विड बनता है, उसका पीएच कितना होता है, तो 4 से 5। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ का जो पीएच है वो अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है। तो क्यों होता है, ताकि यहाँ से इन्फेक्शन ना हो। अब आप लोगों ने एक चीज सुन रखी होगी कि महिलाओं को क्या होता है, इन्फेक्शन जो होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं ना। यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो इन्फेक्शन होते हैं, प्रजनन अंग के जो इन्फेक्शन होता है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो जल्दी क्यों हो जाता है, जब इस पीएच में गड़बड़ हो जाती है। नॉर्मली ये पीएच एसिडिक होता है ताकि जो इन्फेक्शन से बचा के रखे। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि पीएच जो होता है 4 से 5, जो पीएच होता है वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मैं आपको बताती हूँ कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया का नाम है डोड्रनलिन बेसिलाई बैक्टीरिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हर एग्जाम में स्टाफ नर्स के लेवल पे जितने भी एग्जाम आते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये होता क्यों है, ठीक है, 4 से 5 पीएच क्यों बना के रखते हैं, ताकि वहां पे इंफेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सबसे पहला जो आपका अंदर जो प्रेजेंट होता है एक महिला के अंदर प्रजनन अंग, जिसको हम योनि बोलते हैं, वजाइना बोलते हैं। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वजाइना से रिलेटेड, योनि से रिलेटेड। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप लोगों को? आईसीजी हाइमन जो होता है वो इंटरनल के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है, वो क्या होता है, वजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर उसको हम विजुअलाइज करते हैं तो हमें विजुअलाइज होता है, वरना वो हमें विजुअलाइज नॉर्मली विजुअलाइज नहीं होता। एक्सटर्नल के अंदर हम उन चीजों को इंक्लूड करेंगे जो हमें आराम से विजुअलाइज हो रही है बाहर से। किशन जी कौन सी बुक की बात कर रहे हैं, पेज नंबर? चलो ये बताओ यहाँ तक योनि से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो। देखो 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस काम पे आती है, कहाँ पे ये होती है, इसका डायमीटर व्यास कितना होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, और इसके अंदर जो सीक्रेशंस होती हैं, जो पदार्थ बनता है, उसका पीएच अम्लीय क्यों होता है, और उसका फायदा क्या है। तो उसका फायदा क्या होता है कि यहाँ पे महिला को इन्फेक्शन नहीं होता, संक्रमण नहीं होता। तो ये एक पहला जो आपका इंटरनल ऑर्गन्स है वो आपका यहाँ पे कवर होगा। चलो अब आगे देखते हैं। दूसरा आता है आपका सर्विक्स। पहले आप डायग्राम में देखो हम बात किसकी कर रहे हैं ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ चुके हैं, हम वजाइना पढ़ चुके हैं, योनि पढ़ चुके हैं। अब हमें दूसरी बात करनी है इसकी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना इतना सिस्टम, इसकी बात करेंगे हम, सर्विक्स या ग्रीवा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है, ये क्यों होता है, इसका यूट्रस के और उसके बीच में प्रेजेंट होता है, योनि के बीच में। तो गर्भाशय को जोड़ने वाला योनि से कौन सा ऑर्गन होता है, सर्विक्स। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि ऐसा अंग, ऐसा प्रजनन तंत्र जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है, तो वो कौन होता है, ग्रीवा या फिर सर्विक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको सर्विक्स बोलते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लंबाई। जैसे हमने क्या किया था, योनि की लंबाई देखी थी, उसकी चौड़ाई देखी थी, ऐसे ही हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, गर्भवती नहीं है महिला, तो नॉर्मली लंबाई कितनी देखने को मिलती है, 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, गर्भ धारण करती है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि यूट्रस जो होता है, गर्भाशय होता है, उसका साइज बढ़ता जाएगा।
तो जो ग्रीवा है सर्विक्स है वो क्या हो जाएगी, खिंचाव करती जाएगी और उसका साइज जो होता है वो कम हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना, ये सब चीजें हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे आगे वाली क्लासेस में। सिर्फ आज इतना देखना है हमें कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन कौन से प्रजनन अंग होते हैं एक महिला के अंदर। चलो इतना ठीक है। आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी में ये जो लंबाई है वो कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। अब बात करते हैं कि अगर ये 2 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए तो टाइम से पहले प्रसव होने की, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं, पूर्व प्रसव बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो आप यहाँ हम बात कर रहे हैं इसकी सर्विक्स की, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखो इसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, एक तो ये आपको इतनी लंबी दिख रही है कि इसका साइज छोटा हो गया तो क्या होगा, जो बच्चा होता है वो टाइम से पहले बाहर आ जाएगा। तो सर्विक्स होती है उसके कम साइज होने की वजह से। तो प्री टर्म जो डिलीवरी होती है, टाइम से पहले लेबर होने के चांसेस होते हैं अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है 2 सेंटीमीटर से भी कम अगर सर्विक्स की लंबाई है। चलो अब एक और बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात। अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब नॉन प्रेग्नेंट है, गर्भवती नहीं है, तो जो सर्विक्स होती है वो थोड़ी क्या होती है, हार्ड होती है। हार्ड भी कैसी, जैसे हमारा नाक होता है उसकी जो टिप होती है वैसी होती है। तो टिप ऑफ नोज पाई जाती है कब, जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज हो, मतलब महिला गर्भवती ना हो। और लिप ऑफ माउथ, मतलब लिप्स की तरह सॉफ्ट हो जाती है जब फीमेल क्या हो, महिला क्या हो, प्रेग्नेंट हो, गर्भ धारण कर ले गर्भवती महिला के अंदर। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब 2 चीजें आती है बच्चों, एक होती है एक्टो सर्विक्स, एक होती है एंडो। एक्टो का मतलब होता है भार, ठीक है, इसका मतलब होता है भार। तो सीधी ही बात है, जो बाहर से जो सर्विक्स आती है वो किसके अंदर आएगी, एक्टो के अंदर। जो अंदर वाली सर्विक्स होती है, ग्रीवा होती है, वो किसके अंदर आएगी, एंडो के अंदर। ठीक है, जो अंदर वाली जो ग्रीवा होती है वो किसके अंदर आएगी, एंडो सर्विक्स। अब आपको ये भी मैं दिखाती हूँ कहाँ की बात कर रहे हैं। देखो हमने शुरू कहाँ से किया था, सिस्टम देखना, हमने कहाँ से शुरू किया था, योनि से शुरू किया था। ठीक है, योनि से हमने यहाँ से शुरू किया था, तो अब यहीं से चलते हैं। अब यहाँ से जो हमें बाहर से दिख रही है ना, डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा होगा पिंक कलर से, ग्रीन, यहाँ से जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मैक्टो, मतलब बाहर से। और जो अंदर वाली होती है इसको बोलते हैं मैंडो। एंडो मतलब अंदर वाली, तो इसको हम एंडो बोलते हैं। जो बाहर से दिखती है इसको हम बोलते हैं एक्टो। बस सिंपल सी ये चीज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है सर्विक्स के रिगार्डिंग, ग्रीवा के रिगार्डिंग। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों यहाँ पे, कि जो एंडो सर्विक्स जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ग्रंथि कोशिका जो होती है, सेल्स होती है, वहां का कैंसर सबसे ज्यादा होता है। ये जो एंडो दिखाया है ना मैंने, यहाँ पे कैंसर सबसे ज्यादा होता है महिलाओं के अंदर। सर्वाइकल कैंसर आप लोगों ने सुना होगा, ग्रीवा का कैंसर। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर में कौन सा कैंसर होता है, एडिनोकार्सिनोमा सबसे कॉमन होता है। ठीक है, ग्रंथि का जो कैंसर होता है, ग्रंथि सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनका कैंसर सबसे ज्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, एक होता है एक्सटर्नल वर्स, एक होता है इंटरनल। सेम वही एक्टो एंडो सर्विक्स वाली बात आ गई। जो चीज अंदर है उसको बोलते हैं हम इंटरनल, ठीक है, या फिर एंडो, और जो चीज बाहर है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल या फिर एक्टो। अब एक सर्विक्स है, ठीक है, ग्रीवा है, तो इसकी 2 ओपनिंग है। एक तो ये ओपनिंग दिख रही है, एक ये ओपनिंग दिख रही है। तो जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं इंटरनल ओवस, मतलब जो अंदर है। ठीक है, और जो बाहर वाली होती है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओवस। ओवस कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं हो ना, ओपनिंग्स है ना। अब कोई चीज है, बच्चा बाहर आना है ना, बच्चा अगर यहाँ से बाहर आएगा तो क्या होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। तो जो बाहर वाला रास्ता होता है उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, जो अंदर वाला रास्ता होता है उसको हम इंटरनल बोलते हैं। बस इतनी सी बात थी इसके में। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे सर्विक्स जो होती है उसके अंदर भी सीक्रेशन होती है, जैसे कि योनि के अंदर सीक्रेशन होती है। तो यहाँ पे जो सीक्रेशन होती है पर दिन कितनी होती है, डेली कितनी होती है, 50 से 60 ml। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गन्स हुए इंटरनल के अंदर, जो कि अंदर प्रेजेंट होते हैं एक महिला के अंदर, प्रजनन अंग। कौन कौन से, एक तो योनि और दूसरे क्या हो गए, ग्रीवा। यहाँ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो एक बार मुझे बताइए,
फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट गर्भाशय, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे, जहां से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, यूट्रस से तो बनते ही बनते हैं। चलो बताइए यहां तक, आशी जी, कोमल जी, रश्मि जी, किशन जी। क्वेश्चंस पूछो, जैसे कि आप दोनों लोगों ने एक दो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि हाइमन क्या होता है, ऐसे आप क्वेश्चंस पूछें। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें भी पूछनी तो आप पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो मैं यही बोलूंगी, जहां भी समझ में ना आए, ठीक है, आज स्टार्टिंग की क्लास है इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम इससे भी ज्यादा हिंदी में होनी चाहिए या थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा होनी चाहिए, तो वो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, अगली क्लास उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो चलो, अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, आपको पता होना चाहिए। अगर इंटरनल ऑर्गन्स का अगर हम बात करें, जो अंदर जो होते हैं, सबसे पहले सबसे बाहर क्या आती है, योनि आती है, उसके बाद ग्रीवा आती है, उसके बाद क्या आता है, यूट्रस आता है। यूट्रस जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। चलो हिंदी बेस्ट है, हिंदी में समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर कुछ कुछ टर्म्स जो होती है वो आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। ठीक है, समझो आप हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ कुछ चीजें जो होती हैं, टर्म्स है, वो थोड़ा सा इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा ऑर्गन है, यूट्रस बोलते हैं उसको। पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे, है ना। पहले डायग्राम से चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये आपके सामने जो डायग्राम है, ये किसका है, यूट्रस का। इसके साइड में जो होती है फ्लोपियन ट्यूब्स होती है, जिनको हम बोलते हैं डिम्बाइनी। ठीक है, और यहाँ पे जो यूट्रस होता है ना, वहां पे क्या लगी होती है, ओवरीज लगी होती है, जहां से एग जो होता है, जिसको हम अंडा बोलते हैं, वो क्या होता है, बनता है। ठीक है, यहीं से एग बनता है, फिर क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है, इनमें फ्लोपियन जो ट्यूब्स होती है, यहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद क्या आता है, यूट्रस के अंदर आता है। और नीचे से क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स शुक्राणु आते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होके बच्चा बनता है। वो सब बाद में हम ये चीजें भी देखेंगे। अभी हम क्या देखते हैं, केवल यूट्रस क्या होता है। ठीक है, यूट्रस का जो मेन काम क्या होता है, यहाँ पे बच्चे का क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जैसे ही महिला क्या होती है, गर्भ धारण करती है, वहां से लेके 9 महीने तक जो बच्चा पलता है ना, मदर के कोख में, वोम में, वो क्या होता है, यूट्रस होता है, इसी के अंदर बच्चा पलता है। तो चलो अब बात करते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है। अब आपने नाशपाती देखी होगी पीयर शेप की, वैसी ही इसकी शेप होती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यूट्रस की शेप, पूछा जाए नहीं, पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि पीयर शेप जो होती है वो यूट्रस की, वो कब देखने को मिलती है। तो जो नॉर्मल महिलाएं होती हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनमें यूट्रस की शेप हमें कैसी देखने को मिलती है, पीयर शेप की। इसी को ही आप क्या बोल सकते हो, पायरिफोम। ठीक है, दोनों नाम पता होना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो नेक्स्ट लाइन है। अब यहाँ से आपको ये चीज पूछी जाती है कि वोम कौन से ऑर्गन को बोलते हैं, तो भाई यूट्रस को ही बोलते हैं वोम। ठीक है, यूट्रस को ही हम क्या बोलते हैं, जो गर्भाशय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वोम बोलते हैं, कोख बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, बच्चा 9 महीने तक पलता है। यहीं से बच्चा क्या करता है, मदर से ही, अपनी माँ से ही भरण पोषण करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है, और 9 महीने के बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो ये गर्भाशय होता है, इसको हम वोम भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है कि नॉर्मल पोजीशन, अब इस नॉर्मल पोजीशन के लिए हम चलते हैं सबसे पहले डायग्राम पे। ये डायग्राम देखो। अब इस डायग्राम में मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, उसके बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो। ये देखो, अब ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो झुका हुआ ऑर्गन्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम गर्भाशय। देखो हमने ये चीज पढ़ ली, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हमने ये चीज भी कर ली, सर्विक्स भी देख ली। अब हम बात कहाँ पे पहुंच गए, हम गर्भाशय पे पहुंच गए। अब आपको देखो, ये थोड़ा आगे से झुका हुआ है ना, ये जो मूत्राशय है, यहाँ पे इस पे क्या हुआ है, टिका हुआ है, थोड़ा आगे झुका हुआ है। तो ये चीज पूछी गई है कि ये जो आगे झुका हुआ है ना, इसको, ये पोजीशन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एंटी फ्लेक्शन एंटी वर्टेड, कि आगे की तरफ क्या होता है, ये थोड़ा झुका हुआ होता है गर्भाशय। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो चलो वापस हम पहुंच जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यूट्रस पे, गर्भाशय पे।
तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की बना के रखता है उसको कौन सी पोजीशन होती है, एंटीवर्टेड। अब एंगल पूछा जाता है, एंटीवर्टेड जो होता है वो तो 90 डिग्री, कुछ नहीं है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना, बस आगे झुका होता है उसको बोलते हैं। और एंटी फ्लेक्शन होता है, इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। बस इतना है याद रखना है पोजीशन से रिलेटेड कि एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्शन होता है कि आगे की तरफ क्या होता है, यूट्रस झुका हुआ होता है। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी होती है, लेंथ विड्थ और थिकनेस कितनी होती है। तो अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो आपको याद रखना है 7.5, यहां से याद रखो थिकनेस कितनी होती है 2.5, फिर विड्थ कितनी होती है 5 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी होती है 7.5 सेंटीमीटर। और अगर यही है प्रेगनेंसी में तो आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लेंथ आपको दिख रही है 7.5 सेंटीमीटर प्रेगनेंसी में कितनी हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी में कितनी हो जाती है, 35 सेंटीमीटर तक भी बढ़ जाती है। तो ये सब याद रखना है। विड्थ कितनी हो जाती है 5 से बढ़ के 25 सेंटीमीटर तक, और थिकनेस जो होती है, मोटाई जो होती है, वो कितनी हो जाती है 2.5 से लेके 12.5 तक हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल यूट्रस है, अब वो प्रेगनेंसी में क्या होगा, वहां पे बच्चा क्या होगा, डेवलप होगा, तो क्या होगा, उसका साइज जो होता है वहां पे प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ जाता है। तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों चीजें बढ़ जाएंगी। अब बात यहाँ पे क्या पूछी जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में कितनी बढ़ जाती है और नॉन प्रेग्नेंट जो होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं नहीं होती, उनमें कितना होता है। दोनों चीजें पूछी जाती है, तो दोनों क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात वजन से, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में, जितने भी मैंने 2-4 चीजें करवाई हैं आप लोगों से, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन करवाए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं यूट्रस से, गर्भाशय से क्वेश्चन बनते हैं। अब जितनी भी एक एक लाइन है ना, यहाँ से सब में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो पूछा जाता है इसकी शेप कैसी होती है, वर्म कौन से ऑर्गन को बोलते हैं, इसकी पोजीशन क्या होती है, और दूसरा इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई से क्वेश्चन बनता है। एक जो और क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है कि इसका वजन। पहली बात तो अब आपको पता होना चाहिए, जब महिला गर्भवती नहीं है तो कितना वजन होता है, नॉर्मली 60 ग्राम। अब इतना बढ़ जाता है ये कि प्रेगनेंसी में जब गर्भ धारण करती है तो वो कितना हो जाता है, 9 महीने तक पहुंचते पहुंचते 1000 ग्राम तक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ तक ये यूट्रस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। अब देखो पार्ट देख लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे ना कि बच्चा कैसे बनता है, कहाँ से अंडा आता है, तो उस चीज के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो जो यूट्रस हम देख रहे हैं, देखो हमने वजाइना देख लिया, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी देख ली, तो इसको भी कैंसिल करो। अब हमारे पास बचा क्या है, ये चीज पढ़ रहे हैं, है ना। इसको ऊपर वाला जो हिस्सा है जो आपको डोम शेप का दिख रहा है, उसको बोलते हैं फंडस। यहाँ से देखो जो रास्ता जा रहा है, ये किसके लिए जा रहा है, फ्लोपियन ट्यूब्स के लिए। बार बार बता रही हूँ, आगे हम देखेंगे फ्लोपियन ट्यूब्स के लिए रास्ता है। यहाँ पे क्या लगी होती है, ओवरी लगी होती है। ये जो खाली कैविटी दिख रही है, जो इसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। तो ये है यूट्रस, जिसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फंडस जो होता है ये याद रहे तो आप रखो, बहुत अच्छी बात है कि फंडस क्या होता है, बॉडी क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है। वैसे जो सर्विक्स मैंने बताई वो यूट्रस का ही पार्ट होता है। अब इतना आपको याद नहीं रह पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब सर्विक्स और बॉडी होती है, यहाँ पे एक बीच में एक पार्ट और होता है, इस्थमस। अब इनको याद करने के लिए एक बार में याद नहीं होंगे, अच्छे से लिखो अपनी नोटबुक में, डायग्राम 1-2 बार डायग्राम बनाओ। ठीक है, ताकि आपको याद रहेंगे। फिर नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन आप डायग्राम देख के समझ जाओगे कि कौन से सिस्टम की बात हो रही है, कौन से पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका। अब एक और इम्पोर्टेंट चीजें बनती है यहाँ से, जो क्वेश्चन बनता है आपका, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब लेयर्स देखो, अब आपने देख लिया यूट्रस के अंदर क्या होता है। अब आपको यहाँ पे लेयर्स दिख रही है अलग अलग डायग्राम में। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, जो आपको दिख रही है बच्चों, सबसे बाहर ये आपको लेयर दिख रही होगी, इसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली। बीच में क्या होती है, मायोमेट्रियम। जो बीच वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे जो अंदर वाली होती है इसको बोलते हैं मेंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडो मैं बार बार बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहा। अगर इंग्लिश में कोई एंडो वर्ड लिखा रहा है उसका मतलब होता है सबसे अंदर वाली चीज की बात हो रही है। ठीक है, पैरी का मतलब होता है पेरीफेरी, मतलब बाहर की बात हो रही है। एक्टो का मतलब भी होता है बाहर की बात हो रही है। तो 3 लेयर होती है यूट्रस की। अब हम इन तीनों लेयर्स के बारे में देखते हैं।
ठीक है, तीनों लेयर्स में सबसे पहले देखो पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मतलब जो सबसे बाहर होती है, लिखा हुआ है इसके अंदर सबसे बाहर होती है ना। ये क्या काम होता है जो सी सबसे बाहर होती है? देखो सबसे बाहर हमारे शरीर पे क्या है? स्किन है। ठीक है, स्किन का काम क्या होता है? हमें बचाना, प्रोटेक्शन का। ठीक है, हमारा हेड है, हेड में भी क्या है? बोन्स है, ताकि वो क्या होती है? हमारे ब्रेन को बचा के रखती है। तो ऐसे ही यूट्रस की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसका क्या काम होता है? बचाना, प्रोटेक्शन का। दूसरी है मायोमेट्रियम। मायो जो वर्ड होता है ना बच्चों, वो किसके लिए जो होता है? मसल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए जो होता है। तो जो बीच वाली लेयर होती है ना यूट्रस की, वो सबसे मोटी होती है और सबसे मस्कुलर होती है। मसल्स मतलब मांसपेशी होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बनता है कि जो सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है यूट्रस की? गर्भाशय की 3 लेयर्स होती है, तीनों में से सबसे मोटी कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? मायोमेट्रियम होती है। ठीक है, अब ये मायोमेट्रियम होती है, मसल्स है ना। मसल्स में क्या होती है? कुछ मसल्स होती है सर्कुलर होती है, मतलब गोल होती है, और कुछ क्या होती है? लॉन्जिट्यूडनल होती है। तो अब ये दोनों जो होती है सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मिलकर एक ऐसा पैटर्न बना लेती है जिसको हम बोलते हैं लीविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस। अब ये क्यों होता है? जैसे मान लो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहां पे क्या होता है? खून को रोकने के लिए, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए काम आती है। जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है उस टाइम पे ब्लीडिंग जो होती है, रक्त प्रवाह होता है, उसको रोकने के लिए काम में आती है ये लेयर। तो ये किस लिए काम आती है? पीपीएच को रोकने के लिए। प्रसवोत्तर रक्त स्राव जो होता है, ठीक है, बच्चे का जन्म हो चुका, प्रसव हो चुका, बच्चा बाहर आ चुका, उसके बाद जो महिला के अंदर, यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो खून का प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए कौन सी लेयर का काम होता है? मायोमेट्रियम का। और वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चों देखो ऐसे क्रिस क्रॉस बन जाता है ना। अब कोई चीजें ऐसे अरेंज है तो वो क्या होंगी? वहां पे जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको क्या कर देंगी? दबा देंगी, और खून वहां पे क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, रक्त का जो प्रवाह होता है वो वहीं पे रुक जाता है। तो जो सबसे जो बीच वाली लेयर होती है उसका काम होता है कि उस रक्त के प्रवाह को रोकना। नहीं तो ऐसा होगा कि बच्चे का जन्म हो चुका, महिला के अंदर जो है रक्त है वो बह ही रहा है, और वो क्या हो जाएगा? महिला क्या हो जाएगी? सदमे में चली जाएगी, शोक की कंडीशन में चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो भी सिस्टम बनाया गया है वो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, सबका अपना काम होता है। अब बात करते हैं सबसे अंदर वाली लेयर। अब सबसे अंदर वाली लेयर पे पहुंच जाते हैं बच्चे। देखो ये वाली जो आपको ग्रीन दिख रही है ना, ये सबसे क्या है? अंदर वाली लेयर है ना। अब इस अंदर वाली लेयर पे बच्चा क्या होता है? वो यहीं पे बनता है, यहीं पे अपना जो न्यूट्रिशन है, खाना पीना है मदर से, वो यहीं से लेता है। तो सबसे अंदर वाली लेयर का भी अब अपना काम है। देखो सबसे बाहर वाली लेयर का क्या काम था? कि बचाना, बाहर से बचाना है ना। सबसे बाहर वाली लेयर का क्या काम है? बचाना। दूसरी वाली लेयर का क्या काम है? कि कोई भी ऐसी कंडीशन हो, रक्त के प्रवाह को रोकना हो, तो उसके काम आती है। अब सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसका क्या काम होता है? इम्प्लांटेशन, भ्रूण का क्या करना? वहां पे इम्प्लांटेशन। जैसे ये यूट्रस होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है? मिलाव होता है, तो उस टाइम पे क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और वो कहाँ पे होता है? यूट्रस के अंदर होता है। यहीं से मदर से क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन लेता है, खाना पीना यहीं से होता है बच्चे का। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो कौन सी लेयर काम आती है इम्प्लांटेशन के लिए? सबसे अंदर वाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी को प्रेगनेंसी को एंडोमेट्रियम बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर एक महिला गर्भ धारण कर चुकी है तो उसको क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। तो क्वेश्चन ये बनता है आपका यहाँ से कि कौन सी लेयर जो होती है उसको प्रेगनेंसी में हम डेसिडुआ बोलते हैं, तो कौन सी लेयर को बोलते हैं? एंडोमेट्रियम को। दूसरा इसी को घुमा के यही पूछ लेते हैं कि एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में क्या बोलते हैं? तो डेसिडुआ बोलते हैं। तो तीनों लेयर से क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो यहां तक बताओ, कोई भी डाउट हो? कमेंट कर देना, आप लोग डाल देना। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। अभी मैं बार बार बात कर रही थी डिम वाइंगे की, तो ये होती है। ठीक है, यहाँ से अंडा बनता है। अब वो अंडा चल के कहाँ पे जाता है? यहाँ तक, यूट्रस तक पहुंचता है, गर्भाशय तक पहुंचता है, तभी तो क्या होता है? बच्चे का निर्माण होता है, बच्चा बनता है। तो अब ये जो ट्यूब है तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि ये क्या काम करती है, कि अंडे को कहाँ से लेके ओवरी से उठा के कहाँ तक पहुंचाती है? यूट्रस तक पहुंचाती है, गर्भाशय तक पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि एम्प्यूला जो पार्ट होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब जो अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से स्पर्म जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे
यहाँ पे स्पर्म आता है और यहाँ से एग आता है, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, बच्चा बन गया और वो कहाँ पे चला जाएगा, यूट्रस के अंदर। तो ये काम होता है इनका फ्लोपियन ट्यूब्स का, डिम वाइनी का। अब डायग्राम में देखो आप, ये जो पार्ट है वो भी आपको कम ही दिख रहा होगा, इंटरस्टिशियल पोर्शन बोलते हैं इसको, पहला हिस्सा होता है। ये दूसरा होता है इस्थमस, तीसरा हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं एम्पुला, और जो लास्ट जो हिस्सा बच गया उसको बोलते हैं इनफेंडिबुलम। अब डायग्राम में देखो, जो एम्पुला होता है वो काफी लंबा पोर्शन है और काफी चौड़ा पोर्शन है ना। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला के अंदर। चलो एक एक चीज को देखते हैं इंपॉर्टेंट। इसको अदर नाम से आए अगर आपके पास पूछा जाए, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट या फिर सल्फिंजिस, तीनों इसी के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, डिम वाइनी के ही नाम है। इसकी जो लंबाई होती है 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। 4 हिस्से होते हैं, डायग्राम में बता चुकी। सबसे पहले गर्भाशय के पास जो होता है उसको इंटरस्टिशियल बोलते हैं, फिर इस्थमस आता है, फिर एम्पुला आता है। सबसे जो अगर सबसे जो नैरो पार्ट होता है, डायग्राम में देखो सबसे नैरो पार्ट कौन सा है, जिसका सबसे कम डायमीटर है, ये वाला ही है। तो इंटरस्टिशियल जो होता है वो सबसे कम होता है, नैरोस्ट पार्ट होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एम्पुला जो होता है सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि डिम वाइनी के कौन से हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है, तो कौन से हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जिसका 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, सबसे चौड़ा और सबसे लंबा होता है। अब लास्ट वाला जो हिस्सा बच गया, दैट इज द इनफेंडिबुलम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है आपकी, जो डिम वाइनी होती है, इसका इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए इनमें। ठीक है, जो डिम वाइनी है इनके अंदर सूजन आ जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सल्फिंजाइटिस बोलते हैं। देखो ये डिम वाइनी है, अगर यहाँ पे सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं सल्फिंजाइटिस। ठीक है, सल्फिंजाइटिस की कंडीशन बोलते हैं, ये भी आपको नाम याद रखना है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों को इंग्लिश में कोई भी वर्ड के पीछे आइटिस दिख रहा हो, ठीक है, इसका आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सूजन। ठीक है, तो सल्फिंजाइटिस, सल्फिन्स जो वर्ड होता है हम डिम्बाइनी के लिए यूज करते हैं, और आइटिस लग गया मतलब इसका क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। तो ये थे। उसके बाद एक लास्ट हमारा इंटरनल ऑर्गन बचा है, ओवरी। इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये बचा है, बाकी हमने सारे हिस्से पढ़ लिए। देखो सारे हिस्से में मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या देखा है। ये देखो, ये डायग्राम हमें पूरा करना था। अब इस डायग्राम में हमने वजाइना भी देख ली, सर्विक्स भी देख लिया, यूट्रस भी देख लिया हमने, फ्लोपियन ट्यूब्स जो होती है डिम वाइनी, ये भी देख लिया। बचा क्या हमारे पास बच्चों, ओवरी। अब ओवरी के बारे में देख लेते हैं, फिर हमारा जितने भी रिप्रोडक्टिव है ऑर्गन्स हैं एक महिला के अंदर जो होने चाहिए वो सारे हो जाएंगे। मायोमेट्रियम फिर से बताती हूँ, चलो। मायोमेट्रियम के अंदर देखो, एक मिनट, चलो मायोमेट्रियम बताती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देती हूँ आप लोगों के, तब समझ में आ जाएगा। मायोमेट्रियम के अंदर क्या होती है, मसल्स होती है बच्चों। तो कुछ मसल्स तो ऐसी होती है लंबी होती है, कुछ मसल्स ऐसी होती है सर्कुलर होती है, गोल होती है। अब ये जो मसल्स होती है कुछ ऐसे अरेंज होती है, कुछ लंबाई में, कुछ गोल अरेंज होती है, मतलब सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होती है। अब यहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब जहां से क्या होता है, खून की, रक्त की सप्लाई होती है यूट्रस के अंदर। जब बच्चे का जन्म होता है, प्लेसेंटा अलग होता है, तो यहाँ से क्या होता है, मदर में क्या होने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। मतलब जो रक्त है वो क्या हो जाता है, बहने लग जाता है, खून जो होता है वो बहने लग जाता है। अब ऐसी चीज बनाई गई है मायोमेट्रियम के अंदर, ये मसल्स ऐसे अरेंज होती हैं कि जैसे ही ये क्या होंगी, मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो ये जो वेसल्स है ना आपको दिख रहा है जहां से ब्लड बह रहा है, ये क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो ये ऐसे इसका फंक्शन होता है मायोमेट्रियम का, इसी को लिविंग लाइगेचर बोलते हैं। कि ये क्या करता है, बच्चे के जन्म के बाद महिला के अंदर पोस्टपार्टम हैमरेज नहीं होने देता। प्रसव के बाद जो खून बहता है उसको रोकता है। देखो नॉर्मली बहता है 500 ml, अगर हम बात करें, अगर योनि से बच्चे का जन्म हो रहा है तो 500 ml खून का बहना नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये सिस्टम ना हो ना बॉडी के अंदर, मायोमेट्रियम के अंदर, बीच वाले लेयर के अंदर, तो वो खून बहता ही रहेगा। तो वैसे तो क्या होगा, महिला जो होती है वो नहीं जिंदा रह पाएगी ना, अगर इतना खून बह गया, इतना लॉस हो गया। तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे मसल्स होती है। ठीक है,
मांसपेशियां होती है, वो मांसपेशियां क्या करती है आपस में, उन जो भी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, उनको क्या करती है, रोक के रखती है ताकि जो खून है वो ना बहे। बस इतना सा सिंपल सा है इसके अंदर। चलो अब एक लास्ट चीज है, हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवरी से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय बच्चों इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एग होता है ना, जो अंडा होता है जिसको हम अंडाणु बोलते हैं, उसका जो बनना वो कहाँ से होता है, ओवरी से बनता है। ठीक है, ओवरी से ही बनता है। और फिर वो ओवरी के बाद कहाँ जाता है, डिम्ब वाहिनी में जाता है। तो अब ये दो अंडाशय होते हैं हर महिला के अंदर, यूट्रस के दोनों साइड होते हैं। यहीं से क्या होता है, एग का निर्माण होता है। ठीक है, एग जब बन जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, डिम्ब वाहिनी में, और डिम्ब वाहिनी से कहाँ चला जाता है, गर्भाशय के अंदर। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कि कौन सा सेक्स ऑर्गन जो है, कौन सा, इसको गोनैड्स भी बोलते हैं, कौन सा ऐसा प्रजनन अंग है पहला जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब सोचो एक बच्चे का जन्म होना है, एक बच्चा बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो एग बनाता होगा, अंडा बनेगा, वही इंपॉर्टेंट होगा ना। अगर अंडा ही नहीं बना तो बाकी काम तो बाद में होंगे। तो सबसे जो प्राइमरी ऑर्गन होता है महिलाओं के अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो क्या होता है, ओवरी, अंडा से होता है, और यहीं से क्या बनता है, एग बनता है। अंडाणु या फिर अंडा जो होता है यहीं से बनता है। अगर अब हम बात करें मेल्स के अंदर, ये तो फीमेल्स के अंदर था, अगर मेल्स के अंदर प्राइमरी ऑर्गन पूछा जाए तो डेट इज टेस्टिस, जिसको हम बोलते हैं वृषण, और यहीं से क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो दोनों का पता होना चाहिए, महिलाओं के अंदर भी और क्या होता है मेल्स के अंदर भी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा प्राइमरी ऑर्गन, देखो प्राइमरी ऑर्गन का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है, प्रजनन ऑर्गन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, जो क्या करेगा, एग बनाएगा और स्पर्म बनाएगा, अंडाणु और शुक्राणु बनाएंगे, तभी तो बाकी की चीजें होंगी। अगर ये चीजें नहीं है तो गर्भधारण नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन। अब इसकी शेप जो होती है आलमंड जैसी होती है, बादाम की जैसी इसकी शेप होती है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो आपको याद रखना है, अब आप लोगों ने सुना होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होती है वो ओवरी ही बनाती है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो वो कहाँ बनते हैं बच्चों, ओवरी के अंदर बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अब आगे मैं इनके सारे काम बताऊंगी कि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो एक महिला के शरीर में क्या क्या काम करते हैं। बट अभी के लिए आपको कितना याद रखना है कि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनते हैं, ओवरी से बनते हैं। इतना याद रखना है अभी के लिए। चलो अब मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ आपको। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो गए, जो ऑर्गन्स हमें बाहर से दिखते हैं और जो ऑर्गन्स अंदर होते हैं, सारे हो गए हमारे। अब बचा क्या है, एक एसेसरी ऑर्गन बताया था मैंने। एसेसरी मतलब वो भी जरूरी है। अब एक महिला है, प्रेग्नेंट हुई है, बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चे को क्या करवाना है, दूध भी पिलाना है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, स्तनपान करवाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब ब्रेस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, असेसरी ऑर्गन बोलते हैं, मतलब सहायक अंग बोलते हैं। इन्हीं को हम स्तन बोलते हैं। महिला में क्या होते हैं, दो पाए जाते हैं, इन्हीं को हम मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। अब वजन की बात करें इन दोनों का, तो यहाँ पे एक का कितना होता है, 200 से 300 ग्राम होता है, इसका डबल कर दो, दोनों का वजन हो जाएगा। ये क्या होती है, जो स्वेट ग्लैंड्स होती है बॉडी के अंदर, जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उन्हीं को ही मॉडिफाई करके बनती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो श्वेत जो ग्रंथियां होती है उन्हीं का ही मॉडिफिकेशन होती है ब्रेस्ट। अब इसके अंदर देखो आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, ये क्या होता है, वसा। तो ब्रेस्ट किसके अंदर होती है, वसा के अंदर होती है, चारों ओर क्या होता है, फैट होता है, वसा होती है। और इसमें जो लोब्यूल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कितने लोब्यूल्स पाए जाते हैं, 15 से 20 लोब्यूल्स पाए जाते हैं, लोब्स पाए जाते हैं एक ब्रेस्ट के अंदर। एक की बात कर रही हूँ बच्चों में, दोनों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक की बात कर रही हूँ। तो ये जो आपको पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 15 से 20 पाए जाते हैं हर ब्रेस्ट में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो ये लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं। उसके बाद आपको नली दिख रही है, नली को बोलते हैं हम डक्ट्स। और डक्ट से आपको ये दिख रहा होगा एरियोला होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे बाहर जो होता है डेट इज द निपल, जहां से बच्चा क्या करता है, मिल्क सक करता है। तो ये क्या होता है, मिल्क कहाँ से बनता है, इन जो डक्ट है ना आपको दिखाई दे रहा है 15 से 20, यहाँ पे मिल्क बनता है, मतलब दूध यहाँ पे बनता है, फिर ये डक्ट्स के थ्रू यहाँ पे आता है और निपल से क्या होता है, बच्चे को दूध मिलता है। तो ऐसा कुछ डायग्राम होता है ब्रेस्ट का। तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे पता है क्या चीज पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर, कि जो आपको डार्क पार्ट दिख रहा होगा ना, मैं डायग्राम में आपको एक बार दिखाती हूँ रब करके।
ये जो आपको डार्क पार्ट दिख रहा है ना डायग्राम के अंदर, जो निप्पल के आसपास होता है, ये डार्क पार्ट, इसको हम बोलते हैं एरियोला। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी आपको शो किया गया है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। चलो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो गई है। अब एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि ये एरियोला है, ठीक है, एरियोला है तो यहाँ पे जो फीमेल्स होती है उसकी ब्रेस्ट में यहाँ पे छोटी छोटी ग्रंथियां प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं मोंटोगमरी ट्यूबरकल्स। अब ऐसा ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है कि जो बच्चे को संक्रमण से रोकती है, इन्फेक्शन से रोकती है। अब आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा आहार माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है जो बच्चे को संक्रमण से रोकती है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, मदर के बॉम्ब से बाहर आया है, तो उससे बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। तो अब वो क्षमता कैसे आएगी, जब वो माँ का दूध पिएगा। क्यों, क्योंकि माँ के दूध में क्या होता है, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका यहाँ से। नेक्स्ट बच्चों, जो आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में वहां पे एंटी जो बॉडीज होती है वो पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ऐसा हार्मोन शरीर के अंदर जो इस मिल्क को बनाता है, और एक ऐसा हार्मोन है जो इसको बनाने के बाद बाहर निकालता है। तो दो हार्मोन हो गए। तो मिल्क को बनाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, दूध को बनाने वाला, डेट इज द प्रोलैक्टिन। और उसको बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम क्या कर देते हैं, वहां पे गलती कर देते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बनाने वाला कौन सा होता है और बाहर निकालने वाला कौन सा होता है। तो बनाने वाला हार्मोन इज द प्रोलैक्टिन, और निकालने वाला इज द, बाहर निकालने वाला वो कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। तो दोनों हार्मोन्स का नाम याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओबीजी क्या होती है, गायनेकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिकल मतलब क्या होता है, मिडवाइफरी क्या होती है, और मिडवाइफ कौन होती है। 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें। और एंड्रोलॉजी क्या होती है। उसके अलावा क्वेश्चन है आपके सामने, अब बारी आप लोगों की है इसका आंसर देना। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्रस की सामान्य स्थिति क्या होती है, पैल्विक कैविटी के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा हिप बोन होती है, उसके अंदर होती है सारी चीजें। ठीक है, बाहर क्या होता है, हिप बोन होती है, पैल्विक कैविटी होती है, उसके अंदर होता है यूट्रस प्रेजेंट होता है। फिर वहां पे फ्लोपियन ट्यूब्स होती है साइड में। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या होता है, सर्विक्स होती है, वजाइना होती है। तब इसकी पोजीशन पूछी गई है, तो आई थिंक आप लोगों को याद रखना होगा इसका। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि इसकी पोजीशन क्या होती है। बिल्कुल फ्रीली बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स, जो समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। कोमल जी दी आंसर, ठीक है। अदर स्टूडेंट्स भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, देखो समझना आप लोगों को है। ओके, ठीक है, आप सभी का ठीक है। डी है ना, डी मतलब क्या है, बी एंड सी, कि थोड़ा आगे झुका होता है। ये एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्शन का फर्दर भी आगे लॉजिक है। ऐसा होता है कि एक तो यूट्रस झुका होता है, एक सर्विक्स झुकी होती है वजाइना के कंपेयर में। तो वो सब आगे डीपली बात हो जाती है कि एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्शन का अलग अलग मतलब क्या होता है। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बच्चों आप लोगों के सामने। फीमेल जो पेरिनियम होता है वो क्या होता है, त्रिकोणाकार होता है, लेकिन उसकी साइज कितनी होती है। पेरिनियम एरिया याद करो, वो बताया था जहां पे बच्चे के जन्म के टाइम पे मदर में क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, कट लगाते हैं। जैसे हम गांव में बोलते हैं कि छोटा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है ना, तो छोटा ऑपरेशन में क्या होता है, पेरिनियम में हम कट लगाते हैं। तो अब वो कट लगाते हैं, उस एरिया का साइज कितना होता है। तो ये मैंने क्लास में इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा डेट इज सी आंसर। ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ आपको, यहाँ पे डी को आप हाईलाइट कर लेना, यहाँ पे आप सी को हाईलाइट कर लेना। अब नेक्स्ट जो है, जो मैंने आपको क्लास में बताया उसका आंसर तो आप ही को देना है कि यूट्रस का सामान्य माप कितना होता है, साइज। अब बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, देखो नीचे से स्टार्ट करते 2.5, 4.5, 6.5, नहीं ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। अब उससे अगला देखते हैं 2.5, 4.5, 6.5 सेंटीमीटर में, तो ये भी हमने नहीं देखा। अब इन दोनों का सेम है, लेकिन एक है इंच में, एक है सेंटीमीटर में, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि हम इतना इजी क्वेश्चन नहीं देंगे, थोड़ा घुमा के देंगे ताकि बच्चों को थोड़ा सोल्व करने में
थोड़ा दिमाग लगे। तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज इंच में बताई थी, आपको सेंटीमीटर में, वो आप लोग बताइए। ठीक है, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ए आंसर, ठीक है। ओके, तो जो सेंटीमीटर में आपको याद रखना है कि जितनी भी वैल्यूज मैंने बताई है किसके अंदर बताई थी आप लोगों को, सेंटीमीटर के अंदर। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने साइज बताया था फ्लोपियन ट्यूब का। बिल्कुल कोमल जी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग एक्टिवली समझते रहें क्लासेस को, ताकि साथ के साथ अब देखो आपको क्या करना है, जैसे क्लास खत्म होगी आज के दिन में ही, जब आपको टाइम मिले आप उसको रिवाइज कर लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे की क्लास को आपको 15 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में। चलो, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती है उनकी लंबाई, ये मैंने बताया आपको क्लास के अंदर। तो यहाँ पे बताइए, 4 ऑप्शन है। वैसे आंसर तो हमारा पहले 2 ऑप्शन में ही है। ठीक है, यहाँ पे आंसर्स आपके आना स्टार्ट हो गए। ये आंसर ठीक है, तो जिनका भी ए है और जिनका भी नहीं है वो भी एक बार अपना करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि देखो हम सब सीख रहे हैं ना, सीखने के स्टेज पे हैं तो गलतियां होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम हॉल में गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट होता है। अगर ऑप्शन में थोड़ा बहुत आगे पीछे दिख रहा है तो आपको वो भी कर देना। ऐसा नहीं है कि मैम ने 10 सेंटीमीटर बताया था हमें तो ऑप्शन में मिला ही नहीं। थोड़ा बहुत आगे पीछे पॉइंटों में क्या होता है, साइज ऊपर नीचे होता है। अब बात करते हैं यूट्रस का वजन सामान्य महिला में। 60 ग्राम होता है, 90 होता है, 80 होता है या फिर 70 होता है? ठीक है, आईसीजी का आंसर आ गया है, किशन जी ए, ठीक है। अब अगर यही मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है, गर्भवती होने के बाद टर्म तक पहुंचते पहुंचते पूरे 9 महीने के आसपास वजन कितना हो जाता है? 60 तो ठीक है, आप लोगों का ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का सही है। अब उसके बाद कमेंट बॉक्स में डालें कितना हो जाता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल की बात हो रही थी, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट है। और आप लोगों का सही है, 1000 ग्राम तक हो जाता है प्रेगनेंसी में टर्म तक पहुंचते पहुंचते। वो सब चीजें हम देखेंगे कब, कौन से टाइम पे, कितने वीक्स पे कितना वजन होता है, वो सब चीजें देखेंगे। आज तो हमने क्या किया है, नॉर्मल चीजें देखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इन्फ्लामेशन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्स, ये आपको बताना है। बाकी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके सामने कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, अगर महिलाओं की बात करें तो वो ओवरी होता है, क्योंकि वहीं से क्या बनता है, अंडा बनता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, टेस्टिस होता है, क्योंकि वहां से क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं। एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी में क्या कहते हैं बच्चों, डेसिडुआ कहते हैं। कुछ फर्टिलाइजेशन होता है, अंडाणु शुक्राणु का जो मिलन होता है वो कौन से हिस्से में होता है, डिम्बाइनी के एम्पुला हिस्से में होती है। और मायोमेट्रियम को लिविंग लाइगेचर बोलते हैं, क्योंकि यही क्या होता है, बच्चे के जन्म के बाद जो रक्त का प्रवाह होता है उसको रोकने के काम आता है, पीपीएच को रोकने के काम आता है। चलो, अब आपको बताना क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं। जो डिम्ब वाहिनी होती है उनके अंदर सूजन आना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सल्फिंजाइटिस। ठीक है, बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का सही आंसर है, सल्फिंजाइटिस बोलते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था, सब एक्सटर्नल इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक्स लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, नोट्स अपने खुद के बनाओ, वैसे पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट जितना ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो ये ओबीजी का अपना कुछ स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था। तैयारी करते रही, बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी आप लोगों की होती रहेंगी, अभी स्टार्टिंग है तो आप स्टार्टिंग से ही अपना सब कुछ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो क्वेश्चन भी आप लोग अगर साथ के साथ सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रिपरेशन में बोलते हैं 4 चांद लग जाएंगे आपके, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी ज्यादा डीप नहीं जाना, अगर आप स्पेशली इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितना करवाया जा रहा है डेट इज सफिशियंट, आप उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।
अभी कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो फिर क्लास को एंड करते हैं। 1-2 मिनट आप लोगों के लिए डाउट के लिए रखी जा रही हैं, कुछ भी डाउट हो। अभी जो क्लास का कंटेंट है इंग्लिश और हिंदी दोनों ठीक था, इसमें हिंदी ज़्यादा डालनी चाहिए। देखो कुछ कुछ चीज़ें तो इंग्लिश में भी पता होना चाहिए आपको, ऑर्गन्स के नाम जैसे ऐसे चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश ठीक था। चलो ठीक है, ऐसे ही हम सारी चीज़ें ना वन बाय वन देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो। पर आपको एक काम क्या करना है अपने लिए, एक बेनिफिट का काम क्या करना है कि साथ के साथ रिवाइज करो। चलो ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए सही है, तो फिर अच्छी बात है। साथ के साथ रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ये चीज़ें हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से डिस्कस करके फिर नेक्स्ट क्लास शुरू कर लेंगे। कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, एंड प्रिपरेशन करते रहना। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।